स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरडा। आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक मूल अधिकार के बारे में अध्ययन अध्यापन करवाऊंगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 12 से 35 में किया गया है। ये हमने पूर्व में भी पढ़ा, अब भी एक बार पुनः बता देते हैं। अब अनुच्छेद 12 से 35 में हमने आज तक जो अध्ययन किया वो नंबर 1 किया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। दूसरा हमने किया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में है। 19 से 22 में है। 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है और 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 22(4) इसका अपवाद है। नंबर 3 22(4) में क्या दिया गया है? 22(4) में दिया गया है निवारक निरोध कानून। सामान्य और आपातकालीन परिस्थितियों में जो विध्वंसकारी गतिविधियां हैं, गैर कानूनी गतिविधियां हैं, आंतकारी गतिविधियां हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए उसके लिए निवारक कानून की व्यवस्था की गई है। निवारक कानून के लिए आज तक भारतीय संसद ने 6 कानून बनाए, जिसमें से 2 कानून अब वर्तमान हालत में चालू हालत में है। एक है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981, जिसका दूसरा संशोधित रूप 1985 में है। एक है गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 2004। 2 कानून 22(4) के तहत आज भी चालू है। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है। 23 में जो वर्णन है वो बेगार लेने पर प्रतिबंध है। 24 में जो वर्णन है वो बाल श्रम पर प्रतिषेध है। शोषण 2 प्रकार का होता है, एक बाल श्रम और एक बेगार लेना। बेगार में भी भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है, सामुदायिक उद्देश्यों के लिए बेगार ली जा सकती है। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की छूट है। अनुच्छेद 26 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इन धार्मिक स्वतंत्रताओं में छूट है। अनुच्छेद 36 धार्मिक व्यय निश्चित करता है कि कहाँ में धार्मिक व्यय करनी है। अनुच्छेद 27 निश्चित का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 28 जो है हमारा वो धार्मिक शिक्षा निश्चित करता है कि हमें सार्वजनिक संस्थाओं में किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, नए अधिकार की बात करते हैं। इसको बोलेंगे हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 5 नंबर पॉइंट संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
अधिकार। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 30 से 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 30 हमारा क्या कहता है, ये देखने वाली बात है। अनुच्छेद 29 यह कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि नागरिकों का कोई भी वर्ग है, कमजोर है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति है, किसी भी धर्म है, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक अमीर गरीब किसी भी जाति है, प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा, पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अपनी भाषा, संस्कृति पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, जो भाषा, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है, उसके अनुसार अनुच्छेद 30 हमारा यह कहता है कि प्रत्येक वर्ग को धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्था स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अनुसार, अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी, अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी अपने धर्म, पौगलिक भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपने धर्म, भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और उसके मतलब संस्थाओं के, उसके प्रशासन
का अधिकार होगा। ऐसा किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी हमारे दो अनुच्छेद है 29 और 30। 29 ये कहता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 हमारा कहता है कि प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। अनुच्छेद अल्पसंख्यक 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों से अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करेंगे, उसके प्रशासन का पूर्ण अधिकार करेंगे। नेक्स्ट आता है जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखा। नंबर 6 नंबर हमारा अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। 32 से 35 में किया गया है। इससे पहले 29 से 30 शिक्षा संबंधी था, 32 से 35 तो एक अनुच्छेद हमारा 30 रह जाता है, 31 रह जाता है। एक अनुच्छेद हमारा 31 रह जाता है। कई बार दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है 31वां अनुच्छेद कौन सा था? ये हमारा संपत्ति से संबंधित अधिकार था, संपत्ति से संबंधित अधिकार था। इसको भारतीय संविधान संशोधन 1944 में संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उससे भारत सरकार की जो मूल संविधान की भावना थी, सामाजिक लोक कल्याण की भावना, उसको ठेस पहुंच रही थी, वो पूर्ण नहीं हो रही थी। इसलिए संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म करके उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में नंबर ए आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 1 आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बात दिमाग में आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण वो कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति को हम इस आधार पर वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसमें व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जा सकता है। इसमें यह समझता है या इसमें न्यायालय यह आदेश देता है बंदी बनाई व्यक्ति के अधिकारी को कि आपने किस अधिकार के तहत ये बंदी बनाया, ये नजरबंदी वैध है या अवैध है। अनुचित बनाए गए बंदी को किसी कारणवश अनुचित बंदी बना दिया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के आलेख में, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख में उसे स्वतंत्रता का अधिकार होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी को गैर कानूनी रूप से बंदी क्यों बनाया गया है, मुख्य बात, समझने वाली बात। जैसा बंदी प्रत्यक्षीकरण गैर कानूनी रूप से इसे बंदी क्यों बनाया गया है। दूसरा है परमादेश। दूसरा हमारा आता है परमादेश। परमादेश जैसे दो शब्दों से हैं, परम प्लस आदेश। परमादेश उस समय जारी किया जाता है। किस समय जारी किया जाता है? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो इस आज्ञा पालन के आधार पर पदाधिकारी को या कर्मचारी को आज्ञा पालन के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए आदेश जारी किया जाता है। परमादेश मतलब उसको अधिकारी जो अपना काम नहीं कर रहा है, जिस पद के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है, जिस पद के लिए उसे नियुक्त किया गया है, तो यह लेख इस आधार पर जारी किया जा सकता है कि उसको यह कहा जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। नंबर 6 आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध कानून वो है, प्रतिषेध को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। प्रतिषेध वो कानून है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने
अपने निम्न अधिकारियों को एक अर्ध न्यायाधिकरण पत्र जारी करते हैं। वो यह पत्र जारी करते हैं कि इस मामले में यह कार्रवाई न करे, इस मामले में यह कार्रवाई न करे क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये मामला तब सर्वोच्च कोर्ट करता है जब अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, जब अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, क्षेत्र से बाहर हो। और परमादेश तब जारी किया जाता है जब अधिकारी को कर्तव्य पालन की बात की जाती है कि आप अपने कर्तव्य का उचित पालन कीजिए, उचित निर्वाह कीजिए। द नंबर आता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण जैसा कि नाम से है, यह आज्ञा पत्र किसी विवाद को निम्न न्यायालय या उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है जिससे वह अपनी शक्ति का अधिक उपयोग न करे। इसमें कोई अधीन न्यायालय अपनी शक्ति का ज्यादा उपयोग करता है तो उच्च न्यायालय प्रतिषेध जारी करता है कि उस शक्ति का उपयोग न करे और प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करे। इस आज्ञा पालन के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को किन्हीं विवादों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी अधिक अपनी शक्ति से अधिक उपयोग नहीं करे, सीधी सी बात है, अपनी शक्ति से अधिक उपयोग नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी कर सकता है। यह नंबर हमारा आता है 5वां जो आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, इससे व्यक्ति को, देश के नागरिक को यह अधिकार है कि वो संबंधित पदाधिकारी से यह पूछ सकता है कि इसके कार्य करने का वैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं है। न्यायालय अधिकार परीक्षा द्वारा व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक जवाब नहीं देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। यदि अधिकार परीक्षा तो किस अधिकार के तहत कोई आदमी कार्य करता है, कोई अधिकारी कार्य करता है। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार के तहत कोई अधिकारी कार्य कर रहा है, ये इसमें मुख्य रहता है। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट, नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट है कि संपत्ति के अधिकार, जो मैं बात कर रहा था अनुच्छेद 31 के अनुसार संपत्ति का अधिकार हमें दिया गया था। भारतीय मूल संविधान के अनुच्छेद 31 के अनुसार संपत्ति का मूल अधिकार था। संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 31 के अनुसार संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया। इस अधिकार को 1979 में 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, इसे कानूनी रूप से नहीं रहने दिया गया। इसके लिए कई कार्यक्रम किए गए, कई समस्याएं की गई। अब इसको हटाया क्यों गया? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाने के कारण जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की बात की गई। अब अगर संपत्ति का अधिकार रहता है तो मोस्ट ऑफ संपत्ति, अधिकतर संपत्ति का बड़े वर्ग का वर्चस्व हो जाता है। उस वर्ग के वर्चस्व को किस प्रकार से करे, तो इस क्षतिपूर्ति के लिए भारतीय संसद ने कई कानून किए। प्रथम संशोधन 1951 में किया, 1955 में किया, 1973 में किया, फिर 1971 में किया, 1972 में किया, 1974 में किया। परंतु इस चीजों से भारत सरकार ने 1977 में 2 गतिविधियां संचालित की थी। 2 गतिविधियां संचालित की थी। एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरी की थी भूमि का बंदोबस्त, यानी किसको भूमि कितनी देनी है। ये हमारे 2 कानून थे, वो संपत्ति के मूल अधिकार
अधिकार से बाधित हो रहे थे, मूल अधिकार से कमजोर हो रहे थे। इसलिए भारतीय संसद ने संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर भूमि में सीलिंग लागू किया और संपत्ति के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तत्कालीन सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए 14 बैंकों को सरकारी किया। नेक्स्ट है मूल अधिकारों की आलोचनाएं। नेक्स्ट है मूल अधिकारों की आलोचनाएं। मूल अधिकारों की आलोचनाएं। मूल अधिकारों की कमियां क्या है, आलोचना क्या है, या मूल्यांकन की बात है, या मूल्यांकन कि मूल अधिकारों की आलोचनाएं, कमियां और मूल्यांकन, ये हमारा मुख्य पॉइंट है कि मूल अधिकारों की आलोचनाएं किस प्रकार की। एक तो प्रमुख अधिकारों का अभाव, नंबर 1 आता है इसमें प्रमुख अधिकारों का अभाव। प्रमुख अधिकारों का अभाव। भारतीय संविधान में सारे जो अधिकार है उनका मूल अधिकार में वर्णन नहीं किया गया है। आलोचक ये कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, प्रदेश की व्यवस्था जो है उन सभी अधिकारों को लागू नहीं किया गया जो हमारे लिए जरूरी थी। दूसरा है अपवाद बहुत अधिक है। अपवाद अधिक है। भारतीय संविधान का हर कानून जो बनाया गया है उसमें अपवादों की संख्या ज्यादा है। 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, 22(4) के तहत निवारक निरोध दे दिया गया, 16 के तहत नौकरियों में समान अवसर की बात की गई है, 16(4) में आरक्षण का प्रावधान दे दिया है। इस प्रकार से इसमें अपवाद अधिक है। अच्छा, तीसरा है संकट काल व सामान्य काल में एक जैसा। भारतीय संविधान मूल अधिकारों के मामले में संकट और सामान्य काल में एक जैसा है कि संकट और सामान्य काल में एक बात का प्रावधान किया गया है, एक बात निश्चित की गई है, वो है हमारा निवारक निरोध। निवारक निरोध के कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है, किंतु उसको सामान्य काल में भी किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में निवारक निरोध के द्वारा संकट और सामान्य काल की एक जैसी स्थिति रहती है मूल अधिकारों के मामले। तो देखिए, हम दोबारा एक बार समझाता हूँ। हमने आज पूरे से हमारे 12 से 35 तक के मूल अधिकारों का वर्णन कंप्लीट हो गया। पहले हमने किया था समानता का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक था। फिर हमने स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जो 19 से 22 तक था। फिर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जो 23 से 24 था। फिर हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की, ये 25 से 28 था। ये 4 बातें, ये 4 अधिकारों का वर्णन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हमने 2 अधिकारों का वर्णन किया। एक तो हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, एक तो हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दूसरा हमारा जो कि संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 2 थे संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में। संविधान का अनुच्छेद 29 ये कहता है नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए का पूर्ण अधिकार होगा। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। इसी कड़ी में अनुच्छेद 30 के जो भाषा, संस्कृति, लिपि को अधिकार रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति पर आधारित संस्कृति अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का तथा उनका प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार होगा। फिर छठा आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बंदी प्रतिक्षण कानून जिसमें बंदी बनाने के बारे में पूछ सकता है, परमादेश जिसमें अधिकारी से यह पूछा जा सकता है कि आपने कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से क्यों नहीं कर रहे, प्रतिषेध कोई अधिकारी अपने अधिकार से बाहर कार्य करता है तो न्यायालय उसे
पूछ सकता है कि आपने किसके तहत ये कार्य किया। उत्प्रेक्षण शक्ति से ज्यादा काम करता है तो कह सकता है अधिकार सुरक्षा, कि इसमें किस आधार पर आपने ये कानून कार्य किया, उसके बारे में पूछ सकता है। फिर हमारी एक बात आई कि संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया क्यों गया। उसमें दो बातें हमारी अड़चन आ रही थी, एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण और एक भूमि का बंदोबस्त। इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भारतीय संविधान से मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है, अब सिर्फ कानूनी अधिकार है। मूल अधिकारों का मूल्यांकन या आलोचना क्या है, मूल अधिकारों में प्रमुख अधिकारों को शामिल नहीं किया गया है, अपवाद अधिक है और संकट और सामान्य काल में एक जैसा है। धन्यवाद। घर में रहे, पढ़ते रहे, सुरक्षित रहे।